हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी, जिसमें हम बीए प्रोग्राम करवा रहे हैं बच्चों को। और बीए प्रोग्राम का हमारा सेमेस्टर 5th चल रहा है और सेमेस्टर 5th की हमारी हिस्ट्री चल रही है। हिस्ट्री, इस बुक का नाम है हमारा इश्यूज़ इन 2000 सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि हम लोग ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुके हैं सारे यूनिट। अगर आपने अभी तक इसकी पूरी यूनिट नहीं देखी है तो आप जल्दी से हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां आप इसको इजीली फाइंड कर पाएंगे। अगर आपने सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से जाइए और देख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है और ये यूनिट नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। फर्स्ट, अगर आपने यूनिट नहीं देखी है तो फटाफट से यूनिट देख लीजिए और उसके बाद में हमारे यूनिट 2 के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। चलिए फिर देखते हैं हमारे यूनिट 2 का नाम क्या है। हमारी यूनिट 2 का नाम है यूरोप और विश्व में प्रथम विश्व युद्ध का दौर और परिणाम। यानी इस चैप्टर के बारे में आप लोग पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और आप इसको एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं उनको डिफाइन करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध होने के क्या कारण थे, यानी प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, हमने ये प्रथम विश्व युद्ध देखा, इसके लिए क्या कारण थे या इसके लिए कौन जिम्मेदार था, हम इसके बारे में इसमें चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी भूमिका लिख सकते हैं, अदरवाइज जैसे आपको ये नोट्स में दिखाया गया अगर आप वैसे भी लिखते हैं तो सच में बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और फर्स्ट थिंक आपको ये पॉइंट वाइज ही लिखने, जिस तरह से आपको इन नोट्स में लिखा हुआ दिख रहा है वैसे ही आपको पॉइंट वाइज और हेडिंग बना के लिखनी है, जैसे कि आपको यहाँ हेडिंग बनी हुई दिख रही है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हेडिंग से। फर्स्ट हमारा दे रखा है साम्राज्यवाद, यानी प्रथम विश्व युद्ध से पहले साम्राज्यवाद का उदय होने लगा था। 19वीं शताब्दी के अंत आते आते यूरोपीय शक्तियां, अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, इन सभी ने ना अपने अपने साम्राज्य बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला और प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। सेकेंड था हमारा सैन्यवाद, यानी 19वीं शताब्दी के अंत आते आते सभी जितने भी देश थे, यूरोपीय देश और जितने भी थे, सभी ने सेना इकट्ठी करनी शुरू कर दी, हथियार जमा करने शुरू कर दी, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये भी एक युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट है हमारा गठबंधन, जो हमारे यूरोप के देश थे और जितने भी हमारे देश थे उन सभी ने ना गठबंधन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से विश्व दो गठबंधनों में देखा जा सकता है। पहला हमारा गठबंधन था ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली शामिल था। और दूसरा हमारा था ट्रिपल एंटेंट, जिसमें फ्रांस, रूस और ग्रेट ब्रिटेन शामिल था, जिसकी वजह से क्या हुआ, विश्व को संगठनों में देखा गया, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण भी बना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीयवाद। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और राष्ट्रवाद की भावना ने सभी देशों में अपने अपने राष्ट्र के लिए प्रोत्साहन बढ़ाया और देशों में अपने देश के लिए जो भावना, देशों के लोगों की में जो अपने देश के लिए भावना थी और दूसरे के देश को जो नीचे समझना था और अपने देश को श्रेष्ठ, दूसरे के देश को कम समझना, यही जो भावना थी, इसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 5, जिसमें हमने जर्मनी का उदय। 19वीं शताब्दी में जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा, यानी जर्मनी का उदय हुआ 19वीं शताब्दी में, और जिसकी वजह से, जो जर्मनी के उदय की वजह से क्या हुआ, यूरोपीय शक्ति और विशेष रूप से ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस जैसे जो महान देश थे उन्हें चुनौती मिली, इसीलिए भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 6 पॉइंट है हमारा बोस्निया का संकट। 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया और हर्जगोविना को अपने साम्राज्य में मिलाया। यह सर्बिया के लिए एक बड़ा अपमान था, जो सवाल राष्ट्र को एकजुट करने की कोशिश कर रहा था। यानी इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के राज्यों को एक दूसरे में मिलाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, अब हमारा पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 हमारा कह रहा है बाल्कन युद्ध। 1912 और 1913 में बाल्कन युद्ध हुआ। इस युद्ध ने बाल्कन क्षेत्र में जातीय और राष्ट्रीय तनाव को बढ़ा दिया, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट है हमारा सरजेवो की हत्या। 28 जून 1914 को सवाइल राष्ट्रवादी गवरेलो प्रिंसिप ने ऑस्ट्रेलिया हंगरी के आर्टेयुंग फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कर दी।
इस हत्या ने ऑस्ट्रेलिया हंगरी को सर्बिया पर युद्ध घोषित करने के लिए प्रेरित किया। यानी इस हत्या के बाद सर्बिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी पर युद्ध घोषित कर दिया, जिसकी वजह से ये भी प्रथम विश्व युद्ध का एक तत्कालीन कारण बना था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं रूस का हस्तक्षेप। अब जब सर्बिया जो था वो रूस का सहकारी था, सर्बिया पर हमला हुआ तो रूस ने भी उसमें क्या किया, हस्तक्षेप कर दिया, रूस भी युद्ध में उतर गया, जिसकी वजह से युद्ध जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट है हमारा जर्मनी का हस्तक्षेप। अब क्या हुआ, धीरे धीरे और जर्मनी जो था वो ऑस्ट्रेलिया और हंगरी का सहायक था। अब सर्बिया का सहायक आ गया तो ऑस्ट्रेलिया और हंगरी का सहायक नहीं आता, यानी ये तो इसका दोस्त था, तो जर्मनी भी युद्ध में उतर गया, जिसकी वजह से युद्ध जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया और इनके हस्तक्षेप के कारण युद्ध का जो परिणाम हुआ वो बहुत भयंकर हुआ। नेक्स्ट अब हमारा दे रखा है इस प्रकार पहले विश्व युद्ध के कई कारण थे। अब हमने देखी क्या क्या कारण थे। इनमें साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, संगठन, राष्ट्रवाद, जर्मनी का उदय, बोस्निया का संकट, बाल्कन युद्ध, सरजेवियो की हत्या और रूस और जर्मनी का हस्तक्षेप शामिल है। यानी हमने इन सभी कारणों को देख लिया जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं प्रथम विश्व युद्ध में। आई होप आपको ये क्वेश्चन और इसका आंसर सारा समझ में आ गया होगा डिटेल में। इस तरह से ये नोट्स में लिखा हुआ है, आपको भी एज इट इज़ पेपर में ऐसे ही हेडिंग बना के लिखना है, कोई बड़ी इशू नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इजी से भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम निकले, स्पष्ट करें। यानी प्रथम विश्व युद्ध हो तो गया, कारण तो हमने देख लिए, अब उसके क्या परिणाम थे उनको देखेंगे। चलिए फिर देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए। फर्स्ट हमारी हेडिंग डाल के ही आपको लिखना है। ठीक है, सारे जो जितने भी क्वेश्चन हैं या जितने भी आपको आंसर लिखने हैं सब पॉइंट वाइज लिखेंगे। पैराग्राफ बिल्कुल मत लिखना, गलती से भी पैराग्राफ लिखने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि अगर आप पैराग्राफ लिखते हो टीचर्स को भी ऐसा लगता है कि बच्चा पढ़कर नहीं आया, इसलिए हेडिंग बनाकर लिखना। ओके, फर्स्ट पॉइंट है हमारा यूरोपीय शक्ति में भारी जनहानि। अब देखिए कोई भी युद्ध हो उससे जनहानि तो होती है, लोग तो मरते ही हैं। तो प्रथम कारण या प्रथम परिणाम भी यही हुआ कि यूरोपीय जितनी भी शक्तियाँ थी, यूरोप के जितने भी क्षेत्र थे, ज़्यादातर यूरोप के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जनहानि हुई, बहुत सारे लोग मरे, करोड़ों लोग मर गए थे। ठीक है, इस युद्ध के दौरान। नेक्स्ट है हमारा जर्मनी की हार हुई। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि जर्मनी की हार हुई और जर्मनी की हार के बाद पूरे विश्व ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी ही को जिम्मेदार ठहराया, जिसकी वजह से हमारा द्वितीय विश्व युद्ध भी हम लोग आगे देखते हैं। तो ये भी इसका एक परिणाम था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य का विघटन। यानी देखिए जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ऐसे बहुत सारे राष्ट्र थे या राज्य थे जिनका विघटन हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य था जिनका विघटन हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा दे रखा है रूस में क्रांति। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे देशों में नई नई क्रांति हुई थी, जिसमें एक रूस की क्रांति भी थी जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जो कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद एक रूस में साम्राज्यवादी क्रांति थी। यानी बोल्शेविक क्रांति के बाद ये एक साम्राज्यवादी क्रांति थी, जिसकी वजह से रूस में साम्राज्यवाद का उदय हुआ था। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा दे रखा है पॉइंट नंबर 5, जिसमें अमेरिका की विशेष शक्ति के रूप में उभरना। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक विशेष शक्ति के रूप में उभरा, जिसने पूरे विश्व पर एक प्रभाव छोड़ा और जो कि पूरे विश्व पर अपना दबाव को दिखाने लगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, फिर हमारा 6 लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ताकि दोबारा ऐसा युद्ध ना हो, इसको रोकने के लिए एक ऐसी बॉडी की स्थापना की गई जो कि युद्ध वगैरह को रोकने का काम करेगा, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। अब आपको मुझे कमेंट में बताना है कि लीग ऑफ नेशन के बाद जब ये असफल हो गया तो किस नए संगठन की स्थापना की गई, वो कौन सा संगठन है जो लीग ऑफ नेशन के स्थान पर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट नंबर 7 दे रखा है, जिसमें सार्वभौमिक मताधिकार का उदय। यानी सार्वभौमिक मताधिकार का उदय हुआ। पहले महिलाओं को अधिकार नहीं थे मतदान का, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद महिलाओं को भी अधिकार दिए गए और उनकी भी भूमिका में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 8, जिसमें दे रखा है
उत्पादन में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसे बहुत सारे देश थे जिन्हों में नए नए उत्पादनों में वृद्धि की गई, नए नए तरीके से प्रोडक्ट बनाए गए, नई नई चीज़ों का विकास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नई तकनीकों का विकास। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नई नई तकनीकें आई थी जिसे हम युद्ध में यूज़ कर रहे थे, कि हमने बहुत सारे विमान वगैरह बनाए थे, टैंक बनाए थे, रॉकेट वगैरह बनाए थे, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में यूज़ किए गए थे, इसलिए तकनीक का विकास हुआ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रखा है पॉइंट नंबर 10, युद्ध की विरासत। अब युद्ध की क्या विरासत थी, चलिए इसको देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोप और दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ी, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया और यूरोप पर हम गहरी छाप देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। युद्ध ने लाखों लोगों को मार दिया, जो कि हम ऊपर भी देख चुके हैं कि 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए थे इस युद्ध में। कई साम्राज्यों को नष्ट कर दिया गया, यानी कई नए साम्राज्य बने और कई नए साम्राज्यों का उदय हुआ और नई विश्व व्यवस्था की स्थापना हुई और नई विश्व व्यवस्था की स्थापना हुई। यही हमारे प्रथम विश्व युद्ध की देन या फिर विरासत है जो हम देख सकते हैं। ठीक है, अब इन परिणामों ने 20वीं शताब्दी में अधिकांश इतिहास को आकार दिया, यानी हमारा जो इतिहास है वो इसमें साफ साफ हम प्रथम विश्व युद्ध को देख सकते हैं और किस तरह से ये हमारे इतिहास को प्रभावित करता है हम इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके नीचे निष्कर्ष लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इतना भी छोड़ेंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़े, यानी हम प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या प्रभाव पड़े अब हम उनको देखने वाले कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण के आधार पर क्या प्रभाव पड़े। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में इंट्रो दे सकते हैं, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा है। चलिए फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं सामाजिक प्रभाव के साथ। महिलाओं की भूमिका में वृद्धि हुई। अब सामाजिक प्रभाव में हम सबसे पहले महिलाओं की भूमिका के बारे में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष तो सारे युद्ध लड़ने चले गए थे, कौन बची? महिलाएं तो बची, जिन्होंने कार्यस्थलों में शिक्षकों के रूप में, नर्सों के रूप में, कारखानों में श्रमिकों के रूप में अपनी भूमिका निभाई और अपने अधिकारों के लिए भी फिर वो लड़ने लगी, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं महिलाएं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे हमारा दे रखा है सामाजिक असमानता में वृद्धि। अब समाज में असमानता में भी तो वृद्धि हो गई, कैसे? अमीरी और गरीबी के बीच जो असमानताएं हो रही थी उसमें भी तो वृद्धि हो रही थी। क्यों? क्योंकि युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे, खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, खाद्यान्न खत्म हो गया था, जिसकी वजह से क्या हो गया? सामाजिक असमानता में वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं समाज में राष्ट्रीयता की बढ़ती भावना। अब समाज में ही तो राष्ट्रीयता की बढ़ती भावना थी, जिसकी वजह से क्या हो रहे थे? एक देश के अंदर के जो लोग थे वो एकजुट हो रहे थे, अपने देश के लिए लड़ रहे थे, उसके लिए खड़े हो रहे थे। ये क्या था? ये एक राष्ट्रीयता की तो भावना थी। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक परिवर्तनों की मांग बढ़ी। अब समाज में जितने भी परिवर्तन हो रहे थे उनकी मांगें बढ़ रही थी। महिलाएं अपने अधिकारों की मांग कर रही थी, श्रमिक अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। ये क्या था? सामाजिक परिवर्तन ही तो हो रहा था हमारे समाज में, सारे परिवर्तन ही तो थे। नेक्स्ट अब हमारा दे रखा है प्रथम विश्व युद्ध में राजनीतिक प्रभाव। के राजनीतिक प्रभाव क्या थे? पहले हमने सामाजिक प्रभाव देख लिए, अब हम लोग राजनीतिक प्रभाव देख रहे हैं कि क्या क्या राजनीति में प्रभाव आ रहे थे। फर्स्ट है हमारा यूरोपीय शक्तियों की शक्ति में कमी, यानी यूरोपीय शक्ति जो थी उनकी शक्ति में कमी हो रही थी। क्यों? क्योंकि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और बहुत सारे नए नए जापान, नए नए देश उभर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के जितने भी देश थे उनकी शक्तियों में क्या हो रही थी? कमी हो रही थी। ये भी एक राजनीतिक पॉइंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा जर्मनी की हार। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ? जर्मनी की जो सेना थी वो काफ़ी हद तक खत्म हो गई थी और वहाँ राष्ट्रवाद और नाजीवाद का उदय हुआ जर्मनी में, जिसकी वजह से वहाँ नाजीवाद की स्थापना हो गई और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारा राजनीतिक प्रभाव में दे रखा है साम्राज्यवाद का पतन। साम्राज्यवाद का पतन हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध ने साम्राज्यवाद के पतन
को भी चिन्हित किया, यानी साम्राज्यवाद को भी बढ़ावा दिया, इसके पतन की ओर लेकर गए। ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और रूस के साम्राज्यों का विघटन हो गया, यानी जितने भी हमारे साम्राज्यवाद थे, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और रूस, इन सभी में साम्राज्यवाद का पतन हो गया और राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। लीग ऑफ नेशन की ही तो स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ताकि इसके उद्देश्य ही यही था कि भविष्य में कभी भी युद्ध ना हो, इनको रोकना। और लीग ऑफ नेशन लेकिन असफल रहा और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और लीग ऑफ नेशन की जगह कौन सा नया संगठन आया था, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो कमेंट कर दिया होगा। आई होप अभी तक आपने नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अब हमारा दे रखा है प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक प्रभाव। अब क्या क्या आर्थिक प्रभाव हुए, हमने सामाजिक देख लिए, राजनीतिक देख लिए, अब आर्थिक क्या प्रभाव पड़े, आर्थिक प्रभावों को देखते हैं। फर्स्ट है हमारा सैन्य खर्चा में वृद्धि, यानी जो हमारे सैन्य खर्च थे उसमें वृद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि अब जो जितने भी देश थे सब अपने अपने सैन्य खर्चे को बढ़ा रहे थे और अर्थव्यवस्था धीमी हो गई, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई। तो हमारी अर्थव्यवस्था गिर गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, बेरोजगारी में वृद्धि हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है विनाश। युद्ध ने यूरोप की बुनियादी ढांचे और उद्योगों को भी व्यापक रूप से नष्ट कर दिया। युद्ध के दौरान सभी लोग सिर्फ युद्ध में ही जा रहे थे और सिर्फ हथियारों का ही निर्माण हो रहा था, तो जो बुनियादी ढांचे थे खान पान के, उद्योगों के, वो सारे क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। तो इसकी वजह से अर्थव्यवस्था जो थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। अर्थव्यवस्था का जो विकास था वो बिल्कुल रुक सा गया था, बिल्कुल थम गया था। नेक्स्ट है हमारा क्षतिपूर्ति। युद्ध के बाद पराजित देशों को विजय देशों को भारी युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया, यानी जो देश युद्ध में हार गए थे और जो देश जीते थे प्रथम विश्व युद्ध में, उन्हें जो जीते हैं ना उन्हें पैसे देने पड़े। मतलब जैसे कि हमारा जापान है जो हार गया था, लेकिन अमेरिका है जो जीत गया था, तो जापान को अमेरिका को पैसे देने पड़े हारने की वजह से। तो युद्ध क्षति देनी पड़ी जापान को अमेरिका को। एक तो वो वैसे ही हारा हुआ था और उसे युद्ध क्षति भी देनी पड़ी अमेरिका को। क्यों? क्योंकि ये माना गया जो देश हारे हैं उन्हीं की वजह से युद्ध हुआ था, इसीलिए जितने भी देश हारे थे उन सभी देशों को युद्ध क्षति देनी पड़ी जो देश जीते थे, ठीक है। और इसके लिए उन्हें मजबूर किया गया था। इसने इन देशों की अर्थव्यवस्था को और भी अधिक तनाव में डाल दिया। अब देखिए वैसे ही अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई थी और उन्हें पैसे भी देने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा बिगड़ गई। नेक्स्ट है हमारा नई तकनीकों का विकास। अब युद्ध के दौरान नई नई तकनीकों का भी तो विकास हुआ था, जिसमें टैंक हो गए, रॉकेट हो गए, इन सब का विकास हो रहा था और अर्थव्यवस्था का विकास भी प्रारंभ हो चुका था। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा नई नई तकनीकें ढूंढ ली थी कि किस तरह से हम दूसरे देश पर हमला कर सकें, तो इसीलिए भी नई नई तकनीकों का विकास हुआ था। नेक्स्ट है अब हमारा सांस्कृतिक प्रभाव। क्या अब हमारी संस्कृति पर किस तरह से प्रभाव पड़ा था उसको देखते हैं। युद्ध ने यथार्थवादी और युद्ध विरोधी कलाओं को जन्म दिया, यानी युद्ध की वजह से यथार्थवादी और युद्ध विरोधी जो कला थी उनको जन्म दिया। उन्होंने यथार्थवादियों के चित्र को जन्म दिया, मूर्ति कला को जन्म दिया, जिसकी वजह से लोग प्रेरित हुए और नए नए चित्र बनाने लगे, नई नई कला करने लगे, युद्ध की कला सीखने लगे कि किस तरह से युद्ध के चित्र बनाए जा सकते हैं या युद्ध पर कला की जा सकती है। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा नई नई संस्कृति पर प्रभाव पड़ा और नई नई चीज़ें उभर कर आईं। शांति और समझौते के लिए आह्वान किया गया कि किस तरह शांति और समझौतों को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा युद्ध ने आधुनिकतावाद के विकास को प्रभावित किया, यानी युद्ध जो था उसने आधुनिकतावाद को बढ़ाने के लिए प्रयास किया कि किस तरह से हम आधुनिक हो सकते हैं। युद्ध के बाद कई कलाकारों ने आधुनिकतावाद की ओर रुख किया, यानी बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जिन्होंने आधुनिकतावाद की तरफ और उसको बढ़ाने के लिए प्रयास किया। आधुनिकतावाद एक शैली है जो पारंपरिक रूप और विषयों को तोड़ती है। युद्ध के बाद की दुनिया की अराजकता और भ्रम ने कई कलाकारों को आधुनिकतावाद की ओर आकर्षित किया, यानी युद्ध के बाद ऐसी बहुत सारे कलाकार थे जो भ्रम और अराजकता को छोड़ के आधुनिकता की तरफ आ गए और उन्होंने आधुनिक विचारों को अपना लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे अब हमारा पॉइंट दे रखा है, युद्ध ने लोकप्रिय संस्कृति को प्रभावित किया, यानी जो लोकप्रिय संस्कृति थी उसको प्रभावित किया। युद्ध के बाद कई लोकप्रिय संस्कृति रूप ने युद्ध के विषयों को अपनाया, यानी युद्ध के विषयों को अपनाने लगे। इन रूपों में फिल्म, संगीत और साहित्य शामिल है, यानी ऐसे ऐसे विषय आ गए अब जिसमें फिल्म बनने लगी, संगीत, साहित्य, ऐसी चीज़ों पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और चित्र और इन चीज़ों पर फिल्म, संगीत, ये सारी चीज़ें बनने लगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया। युद्ध के बाद हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग था वो बढ़ गया। जो दोस्त थे वो और पक्के दोस्त हो गए, लेकिन जो दुश्मन थे वो दुश्मन भी हो गए। तो इसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा दिया। युद्ध ने कई देशों को एकजुट किया। युद्ध की वजह से बहुत सारे देश ऐसे थे जो एकजुट हो गए थे। ठीक है, जो युद्ध के बाद एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण विश्व की स्थापना के लिए काम करना चाहते थे, यानी ऐसे भी देश बने जो युद्ध के बाद एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज या विश्व की स्थापना करना चाह रहे थे और विश्व में शांति बनाना चाह रहे थे। इसलिए लीग ऑफ नेशन की भी स्थापना की, ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी जो युद्ध वगैरह ऐसी स्थितियां उनको रोक सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा दे रखा है पर्यावरण पर प्रभाव, कि किस तरह से युद्ध ने पर्यावरण पर प्रभाव डाले। अब हम इसको देखेंगे कि किस तरह से युद्ध जो था वो पर्यावरण पर प्रभाव डाल रहा था। चलिए इसको देखते हैं। वनों की कटाई, युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा वन काटे गए। सैनिकों ने वन काट दिए, क्यों? क्योंकि उन्हें लकड़ी की आवश्यकता हो रही थी, किसी क्षेत्रों को खाली करना था, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा वनों की कटाई हुई, जो कि पर्यावरण के लिए एक बहुत ज़्यादा संकट का विषय था। नेक्स्ट है हमारा ज़मीन की क्षति। अब देखिए, युद्ध के दौरान लड़ाई हो रही है, बम वगैरह गिर रहे हैं ज़मीन पे, तो ज़मीन की तो क्षति होगी और फिर पेड़ वगैरह भी कट गए, तो ज़मीन की जो उर्वरकता थी वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई, बहुत बेकार हो गई ज़मीन, तो उसकी क्षति हुई। नेक्स्ट है हमारा जल प्रदूषण। अब युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा हथियार बनाए जा रहे थे, सैन्य गतिविधियाँ हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जल प्रदूषित हो गया। कैसे? अगर कोई हमारी फैक्ट्री है जो हथियार बना रही है और उसका जो पानी है वो नदी में जा रहा है, ठीक है, उसका पानी सारा नदी में जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जल प्रदूषण ही तो हो रहा है। तो इसी वजह से जो हथियार बन रहे थे उससे जो गंदा पानी निकल रहा था वो फैक्ट्रियों में जा रहा था और इस वजह से क्या हुआ, जल प्रदूषण हुआ। आई नो चित्र ज़्यादा अच्छा नहीं बना, बट आप डायग्राम पे मत जाना, ठीक है, जो समझाने की कोशिश करी ना उसे समझना। नेक्स्ट है हमारा वायु प्रदूषण। अब जब फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, सैन्य गतिविधियां हो रही हैं, तो उनसे वायु प्रदूषण भी तो होगा, वो चीज़ वायु में भी तो जा रही है। जब हम नए नए टैंक बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, उनका जो वायु जो प्रदूषण है वो कहाँ जाएगा, या तो जल में जाएगा या वायु में जाएगा, तो वायु प्रदूषण भी हुआ। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा और आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो भी इसी चैप्टर के होंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगी। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।